बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट बी का जो पार्ट वन था उसके अंदर हमने फाइलम पॉलिफ्रा को डिटेल से डिस्कस किया था। उसके अंदर जितने भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह थी, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशंस और इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब मैं पार्ट बी का पार्ट टू शुरू करने लगी हूँ जिसके अंदर हम फाइलम नाइडीरिया को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फाइलम नाइडेरिया, जिसे हम आमतौर पर फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहा करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा, जैसे हमने पॉरिफ्रा का मतलब पढ़ा था, वैसे हम फाइलम सिलेंट्रेटा का मतलब अगर वर्ड्स के उसमें पढ़ें तो सिलेंट्रेट का मतलब होता है, सिलेंट्रेट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन कैविटी। सिलेंट्रॉन कैविटी कौन सी कैविटी है? हमारे पास वो एनिमल्स जिनके पास एक हॉलो कैविटी होती है। हॉलो कैविटी जिसके अंदर आमतौर पर डाइजेशन वगैरह सब कुछ हो रहा होता है, तो वो होलो कैविटी, उसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसलिए इनको फाइलम सिलेंट्रेटा में रखा गया और इनको सिलेंट्रेट्स कहा जा रहा है। इस फाइलम के अंदर हमारे पास यूजुअली 90,000 स्पीशीज़ इस फाइलम के अंडर आती हैं। और अगर हम इस फाइलम की बात की जाए, जिससे हमने फाइलम पॉरिफ्रा में पढ़ा था कि ये हमारे पास वन एंड ओनली फाइलम है जिसे किंगडम पैराज़ोआ में रखा गया, इसी तरह ये फर्स्ट फाइलम है जिसे सब किंगडम यूमेटाजोआ में रखा गया था। पहला फाइलम था जिसके अंदर प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट थी। जब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि अगर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है तो उसके बाद फिर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पे बात आती है, तो वो अब हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मैं इनकी हैबिटाट की बात करती हूँ, हैबिट किस तरीके के माहौल में ये रहते हैं, तो मोस्टली ये हमारे पास एक्वेटिक होते हैं। मतलब ये पानी के जानवर होते हैं, आमतौर पे पानी में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो मरीन हुआ करते हैं। एंड कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं इनकी, मोस्टली ज़्यादा वाला पार्ट ये होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो हमारे पास फ्रेश वाटर होते हैं। मतलब ज़्यादा होते हैं मरीन, और फ्रेश वाटर थोड़े से हमारे पास उनके मुकाबले में कम हुआ करते हैं। अगर मैं इनकी नेचर की बात करूँ तो पहले हमने पॉरिफ्रा में जो पढ़ा था कि वो सिर्फ सेसाइल होते थे, वो अटैच्ड हो जाते थे एक रॉक से, उसके बाद वो वहीं अपनी पूरी ज़िंदगी बसर करते थे। ये ऐसा नहीं करते। इनमें बहुत सेसाइल भी होते हैं और मोटाइल भी। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो एक रॉक से जाकर चिपक गए तो भाई पूरी ज़िंदगी उधर ही, लेकिन कुछ सेसाइल होते हैं और कुछ मोटाइल। अगर मैं बात करूं इनकी जो अकरेंस है कि वो किस तरीके से पाए जाते हैं, तो पहले हमने पॉरिफ्रा में ये बात पढ़ी थी कि वो ज़्यादातर कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये सॉलिटरी फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कॉलोनियल में भी, मतलब अकेले अकेले भी आपको मिल जाएंगे और कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनकी बॉडी सिमेट्री की, बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं, तो बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं तो बॉडी सिमेट्री हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, ये ओनली फाइलम है जो जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल पॉरिफ्रा जो था वो ओनली फाइलम था जिसके अंदर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और फाइलम नाइडेरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो आमतौर पर हमारे पास रेडियली सिमेट्रिकल हुआ करते हैं। अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, पॉरिफ्रा के अंदर तो किसी भी किस्म की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, इसलिए बॉडी स्ट्रक्चर में सिर्फ हमने मल्टी सेलुलर लिखा था। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तो है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आप किस टाइप की है? डिप्लोब्लास्टिक टाइप की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब दो जर्म लेयर्स बनेंगी, एक कहलाएगी एक्टोडर्म और एक कहलाएगी एंडोडर्म। ये रही एक्टोडर्म, ये रही एंडोडर्म। अगर मैं इसको नाम दूं, ये एक्टोडर्म है और ये वाली मेरे पास एंडोडर्म है। थोड़ा प्लेन करके बना लेते हैं।
ये एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म। तो इन दोनों के बीच में एक प्लेट होती है। कैसी प्लेट? प्लेट ऑफ नॉन सेल्यूलर, लाइव नहीं है ये, जेलिटिनस मास। जेलिटिनस मतलब लाइक अ जेली टाइप मास। इन दोनों के बिटवीन होती है, जिसे हम क्या करते हैं? मेसोग्लिया। मीजोडर्म नहीं एब्सेंट होती है यहाँ पे, लेकिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक प्लेट होती है नॉन सेल्यूलर जेलेटिनस मास, जिसे हम आमतौर पर मेसोग्लिया कहा करते हैं। अगर मैं इनके माउथ की बात करूं, सिंपल इनके माउथ की अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर मैं इनके माउथ की बात करती हूँ तो इनका माउथ सिंगल ओपनिंग होती है इनके पास। जैसा कि हमने ड्यूटरोस्टोम में पढ़ा था कि पहले एनस फॉर्मेशन और फिर माउथ, मतलब एनस स्टेम की कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, माउथ बस ओनली। ये माउथ सराउंडेड होता है टेंटिकल्स से। उन टेंटिकल्स का काम क्या होता है? टेंटिकल्स ताकि किसी भी एनिमी से वो प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। माउथ का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो नॉर्मल फंक्शन जो माउथ का हुआ करता है वो होता है इंजेक्शन। कोई भी प्रे, कोई भी फूड मटेरियल को इंजेस्ट करना, बॉडी के अंदर लेके जाना। लेकिन यहाँ पर तो एनस तो मौजूद है ही नहीं, तो इंजेक्शन का फंक्शन भी विद द हेल्प ऑफ माउथ हुआ करेगा। उसके बाद अगर मैं इनकी सिलेंट्रॉन कैविटी की बात करूँ, सिलेंट्रॉन कैविटी हॉलो कैविटी होती है, जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं रिसेंटली। हॉलो कैविटी कॉल्ड सिलेंट्रॉन, ये कैविटी मौजूद होती है। इस कैविटी के अंदर क्या हो रहा होता है? इस कैविटी के अंदर बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, तो दोनों तरह की डाइजेशन हमारे पास सिलेंट्रॉन कैविटी के अंदर पाई जाती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रासेल्यूलर। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें प्रॉपरली डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स हमारे पास मौजूद होते हैं सिलेंट्रॉन कैविटी के अंदर, जो हमारे पास फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो बात याद रखना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिलेंट्रॉन कैविटी के अंदर दोनों तरह की डाइजेशन हो रही है, एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। उसके बाद अगर मैं नीडोसाइट्स की बात करूं, नीडोसाइट्स वैसे तो अभी हमने नहीं पढ़े नीडोसाइट्स, चलें नीडोसाइट्स को डिस्कस करते हैं। नीडोसाइट्स क्या हैं? नीडोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं? जो नाइडेरियन होती है उनकी आउटर एपिडर्मल लेयर पर स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स हुआ करते हैं। स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड एज नीडोसाइट्स। अब कुछ स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल, मतलब स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, डंक। तो कुछ स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, वो किस हेल्प में आते हैं? ये जो हमारे पास प्रे होते हैं उसको पैरालाइज्ड और किल करने के काम में आते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? पैरालाइज करना प्रे को और फिर इवेंचुअली मार देना। प्रे मतलब शिकार। ये हमारे पास इनकी पोजीशन कहाँ होती है? ये एक पेयर शेप्ड कैविटी में होते हैं, ये मैं भी आपको डायग्राम में दिखाती हुई हूँ। पेयर शेप्ड कैविटी में मौजूद होते हैं, जिसे हम आमतौर पर निमेटोसिस्ट कहा करते हैं। अब मैं आपको वो पेयर शेप्ड कैविटी और वो डायग्राम से दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स देखें, ये रही वो डायग्राम, ये रही हमारे पास पेयर शेप्ड कैविटी। इस पेयर शेप्ड कैविटी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? निमेटोसिस्ट। ये रही, इसके अंदर ये मौजूद है यहाँ पे अंदर की तरफ, इस साइड पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये नीडोसाइट्स मौजूद हैं।
किस काम आते हैं? ये प्रे को पैरालाइज्ड और किल करने काम आते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, इनकी तरफ लीड होती है, लीड की मदद से बार्ब और लीड की मदद से ये लोग वो काम करते हैं। होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स की, नाइडेरियन या फिर सिलेंट्रेट में रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की। पॉरिफ्रेंस में तो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इवन प्रेजेंट नहीं होते। अगर नाइडेरियंस की बात करें, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर भी एब्सेंट होते हैं, बट नॉट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात अभी नहीं की, सिर्फ रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। बॉडी फॉर्म्स किस तरह की होती हैं, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक नाइडेरियंस की स्पेशल है। बॉडी फॉर्म्स किस तरह की हुआ करती हैं? बॉडी फॉर्म्स हमारे पास नाइडेरियंस के अंदर दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म है पॉलिप और जो सेकंड फॉर्म है वो है मेड्यूसा। अब पॉलिप और मेड्यूसा में क्या फ़र्क है? पहला जो डिफरेंस, अगर मैं इसको आपको एज अ डिफरेंस करके पढ़ाऊँ तो पहला जो डिफरेंस है वो उनकी शेप का है, अपीयरेंस का है। पॉलिप जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में हुआ करता है, और मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप का हुआ करता है, अम्ब्रेला शेप। अगर मैं इसमें आपको दूसरा डिफरेंस बताऊं, पॉलिप के अंदर जो माउथ की पोजीशन होती है, किस चीज़ की पोजीशन? माउथ की पोजीशन होती है वेंट्रल सरफेस पे। माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रल सरफेस पे। अगर मैं आपको पॉलिप की बात करूं, अगर मैं मेड्यूसा की बात करूं तो माउथ अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ। अगर मैं थर्ड डिफरेंस बताऊं तो पॉलिप स्पीशीज होती है वो मोस्टली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और अगर मैं मेड्यूसाइड स्पीशीज़ की बात करूं तो इनके अंदर यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। एक बात जो दोनों में सिमिलर है वो ये कि इनके पास टेंटिकल्स और ओरल आर्म्स मौजूद होते हैं, दोनों के पास टेंटिकल्स और ओरल आर्म्स। फिर से अगर मैं इनकी स्पीशीज़ की दोबारा जिक्र करूं, पहला है पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप में क्या है? सिलेंड्रिकल शेप हुआ करती है, यहाँ अम्ब्रेला शेप, माउथ वेंट्रल सरफेस पे, माउथ अपर सरफेस पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डिफरेंस एज इट इज़ आया करता है बोर्ड में। और इसकी एग्जाम्पल साथ पॉलिप स्पीशी है हाइड्रा। अगर आपने हाइड्रा को की पिक्चर देखी है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखा भी दूंगी। अगर आपने देखी है तो आपको ये वाला डिफरेंस, शेप्स वाला डिफरेंस और ये बाकी सब आपको क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर फिश है, जो एग्जाम्पल है वो है जेली फिश की। ठीक है, उसके बाद एक अहम कैरेक्टर जो हमारे पास सिर्फ नाइडेरियंस में पाया जाता है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ करता है जिसमें एक जनरेशन दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस किया करती है और जो दूसरे वाली जनरेशन होती है वो पहली को प्रोड्यूस किया करती है। इस चेंज को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब कैसे? अगर हम हमारे पास कितनी बॉडी फॉर्म्स थी नाइडेरियन के अंदर? नाइडेरियंस के अंदर दो बॉडी फॉर्म्स थी, एक पॉलिप और मेड्यूसा। अगर ये पहली जनरेशन है और ये सेकंड जनरेशन है तो पॉलिप स्पीशीज जो होगी जब वो रिप्रोड्यूस करेगी और ऑफस्प्रिंग पैदा करेगी तो वो मेड्यूसा स्पीशीज़ को ओरिजिनेट करेगी। जब मेड्यूसाइड स्पीशीज़ फिर से
रिप्रोड्यूस करेंगी तो ये फिर पॉलिप स्पीशीज़ को ओरिजिनेट करेंगी। कहने का मकसद ये है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब पहली जो जनरेशन थी उसने सेकंड जनरेशन को प्रोड्यूस किया, पॉलिप ने मेड्यूसा को प्रोड्यूस किया, और सेकंड जनरेशन ने फिर से पहले वाले को प्रोड्यूस कर दिया, मतलब मेड्यूसा ने फिर से पॉलिप को प्रोड्यूस कर दिया। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हमें पता है पॉलिप जो स्पीशी है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और मेड्यूसाइड स्पीशी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो जो लार्वा हमारे पास बनेगा, जो लार्वा स्पेशल हमारे पास बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस लार्वा का नेम है प्लेन्यूला लार्वा। कौन सा लार्वा? प्लेन्यूला लार्वा। जैसा उसके अंदर पॉरिफ्रा के अंदर था एम्फीब्लास्टिला लार्वा, तो यहाँ है प्लेन्यूला लार्वा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब अगर मैं आपको डायग्राम से शो करूँ किस तरीके से, ये रहा सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है, तो ये हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ हो गई? पॉलिप स्पीशीज़। इस पॉलिप स्पीशीज़ ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर हमारे पास फ्री लिविंग मेड्यूसा, कौन सी स्पीशीज़ है? ये है मेड्यूसाइड स्पीशीज़, जेलीफिश दिखाई गई। अब इसके गैमेट प्लेन्यूला लार्वा स्टेज से गुजरते हुए सेक्सुअल स्टेज, एसेक्सुअल स्टेज में आएंगे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, उसके बाद अब ये कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं एसेक्सुअल स्टेज की तरफ। ये हमारे पास पॉलिप स्पीशीज़ बनना शुरू हो गई। अब ये पॉलिप स्पीशीज़ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी मेड्यूसाइड स्पीशीज़ में। तो ये है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया या फिर जेलीफिश जिसे आप कहते हैं, किस तरीके से ये हमारे पास चेंज हुआ करता है। ये हमारे पास एक ओवरव्यू दिखाया हुआ है प्लेन्यूला लार्वा का, किस तरीके से प्लेन्यूला लार्वा हुआ करता है। अब अगर हम नाइडेरियंस के एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को डिस्कस करें जिसे हम कहा करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि ये अपने नाम से ही वाज़ेह है, ये दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। पहला है पॉली, पॉली का मतलब है मोर देन वन, और मॉर्फिज्म का मतलब है बॉडी फॉर्म्स। पॉली का मतलब मोर देन वन, मॉर्फिज्म मतलब बॉडी फॉर्म्स। अगर तो बॉडी फॉर्म्स हैं लेकिन मोर देन वन बॉडी फॉर्म्स में अगर एक स्पीशी अकर कर रही है, अपेयर कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि द अकरेंस ऑफ अ स्पीशी, एक स्पीशी की अकरेंस इन टू और मोर बॉडी फॉर्म्स। और दो और मोर बॉडी फॉर्म्स में तो पाया जाना, लेकिन वो बॉडी फॉर्म्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होंगे। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर से रिज्यूम करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? एक स्पीशी का दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में अपेयर होना, लेकिन जो उसकी दो या दो से ज़्यादा फॉर्म है वो स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होंगी और फंक्शनली भी डिफरेंट होंगी। उनका जो स्ट्रक्चर होगा जिससे वो मिलकर बने वो भी डिफरेंट होगा, और फंक्शनल जो वो काम परफॉर्म करते हैं वो भी डिफरेंट होगा। अब जो कॉलोनियल फॉर्म होती है हमारे पास, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया की कॉलोनियल फॉर्म मतलब जब उसकी स्पीशीज़ कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं तो उस पूरी कॉलोनी को हम कहते हैं ज़ॉइड्स। क्या कहते हैं? ज़ॉइड्स। तो कॉलोनियल फॉर्म में जब भी फाइलम नाइडेरिया की स्पीशीज़ पाई जाएगी उसे हम कहेंगे ज़ॉइड्स। तो ज़ॉइड्स हमारे पास जो फाइलम नाइडेरिया के होते हैं वो तीन तरह के ज़ॉइड्स हुआ करते हैं। पहला ज़ॉइड होता है
गैस्ट्रोजॉइड्स। गैस्ट्रोजॉइड्स कौन से जॉइड्स हुआ करते हैं? जॉइड्स मतलब कॉलोनियल फॉर्म। कौन सी कॉलोनियल फॉर्म है? गैस्ट्रोजॉइड का मतलब है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो एज इट इज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का मतलब हमारे आमतौर पर कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब कोई डाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि इसने गैदर करना है, फूड को जमा करना। इन जॉइड्स का फंक्शन क्या है? गैदर करना फूड को और डाइजेस्ट करना। गैस्ट्रोजॉइड, इसके नाम से ही पता लग रहा है साफ। एक फंक्शन क्या करेगा? गैदर करेगा फूड को, जमा करना और डाइजेस्ट करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं गोनोजॉइड्स, गोनो इसके नाम से गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक से अगर हम याद रखेंगे तो हमें याद रखें ये डाइजेशन का फंक्शन कर रहा है। गोनो का वर्ड निकला गोनेड से। गोनेड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसका फंक्शन क्या होगा? ये जॉइड्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। और लास्ट में है हमारे पास डेक्टाइलोजॉइड्स। डेक्टाइलोजॉइड्स क्या करते हैं? ये सेंसरी होते हैं नेचर में। ये हमारे पास आने वाले, जो अपनी कॉलोनी है उसके पास आने वाले हर खतरे को सेंस कर सकते हैं। सेंसरी नेचर होते हैं और सेंसरी नेचर होने की वजह से डिफेंस में हेल्प करते हैं। जैसे ही कोई भी डेंजर इनके करीब आता है तो ये उसको फौरन से सेंस करते हैं और उससे फाइट करते हैं एंड हेल्प इन बॉडी डिफेंस। तो 3 तरह के जॉइड्स पढ़ लिए। गैस्ट्रोजॉइड फूड जमा करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे। गोनोजॉइड रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। डेक्टाइलोजॉइड सेंसरी नेचर है और हेल्प करेंगे डिफेंस के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोरल रीफ्स और कोरल्स की बात करूं, अगर मैं कोरल रीफ्स और कोरल्स की अगर बात की जाए तो कोरल रीफ्स और कोरल हमारे पास एक अलग से प्रॉपर्टी है इसी की। उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो, छोटी सी 2 से 3 मिनट की वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर आपको ये अलग से बता दूंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइलम नाइडेरिया की क्लासिफिकेशन की, तो इसको हम 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन है, पहली जो क्लास है वो है क्लास हाइड्रोजोआ। इस क्लास में कौन से सेलेंट्रेट्स आते हैं? इस क्लास में वो सेलेंट्रेट आते हैं जिनके अंदर नॉन सेल्यूलर मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। नॉन सेल्यूलर मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है हमारे पास वो डिस्टिंक्ट होती है, मतलब प्रोमिनेंट होती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रोमिनेंट होगी, मतलब दोनों हमारे पास जो बॉडी फॉर्म्स हैं वो होंगी। पॉलीपॉइड फॉर्म भी होगी और मेड्यूसॉइड फॉर्म भी होगी। इसकी एग्जाम्पल हाइड्रा पढ़ के आए हैं अभी और ओबेलिया। अगर मैं बात करूं इसकी सेकंड क्लास की, सेकंड क्लास है क्लास साइकोजोआ। क्लास स्काइफोजोआ। स्पेलिंग आप बुक से भी टैली कर सकते हैं इसकी। क्लास फाइकोजोआ में वो नाइडेरियंस आते हैं जिनके अंदर हमारे पास सेल्यूलर मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। सेल्यूलर मेसोग्लिया प्रेजेंट हुआ करता है, सेल्यूलर मेसोग्लिया प्रेजेंट हुआ करता है। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात नहीं हो रही। मेडिसॉइड फॉर्म जो है, मेडिसॉइड स्पीशीज जो होंगी प्रोमिनेंट होंगी, मेडिसॉइड प्रोमिनेंट होंगी, लेकिन ये नहीं कहा कि पॉलीपॉइड एब्सेंट होंगी। पॉलीपॉइड भी होंगी लेकिन सिर्फ एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। पॉलीपॉइड कहाँ होंगी?
सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे। इसकी एग्जाम्पल में आ गई जेलीफिश। अब अगर मैं बात करूं क्लास एंथोजोआ की, इसके अंदर वो स्पीशीज आएंगी जिनके अंदर फाइब्रस मिक्सोग्लिया प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन सी स्पीशीज प्रोमिनेंट है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलीपॉइड स्पीशीज है, मेडुसॉइड है ही नहीं। इसकी एग्जाम्पल में है सी एनिमल। तो हमने इनको क्लासेस किस बेस पे क्लासिफाई किया? मेजरली अगर हम देखें तो मिजोग्लिया की बेस पे, क्योंकि पहले में नॉन सेल्यूलर मिजोग्लिया था, दूसरे में सेल्यूलर मिजोग्लिया, लास्ट में फाइब्रस मिजोग्लिया। अगर स्पीशीज़ की बात करें, पहले में दोनों स्पीशीज़ मौजूद थी, नीचे वाले में मेडिसॉइड प्रोमिनेंट थी और इसमें पॉलीपॉइड प्रोमिनेंट है। मतलब पॉलीपॉइड है, उसमें तो मेडिसॉइड साइड पे थी, लेकिन यहाँ पर पॉलीपॉइड साइड पे थी, सॉरी, यहाँ पर मेडिसॉइड है ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है वो ख़त्म होती है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया कोरल रीफ, बल्कि उसको भी यहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहीं डिस्कस कर लेते हैं कोरल एंड कोरल रीफ्स। कोरल्स जो होते हैं हमारे पास, वो फाइलम नाइडेरिया की पॉलीपॉइड स्पीशीज होती है। कोरल क्या होते हैं हमारे पास? फाइलम नाइडेरिया की एक पॉलीपॉइड स्पीशीज है, और ये एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसे हम लार्जली कहते हैं लाइमस्टोन, CaCO3। आमतौर पर आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन करता है वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और एक हार्ड लेयर बना लेता है, जिसे हम कहा करते हैं कोरल रीफ्स। अब इस कोरल रीफ का हमारे पास फंक्शन क्या है? इस कोरल रीफ का फंक्शन ये, सबसे पहले तो ये ऑर्नामेंटल यूज़ करते हैं, इसको बनावट से सजाने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं, प्लस ज्वेलरी आइटम्स में भी कोरल रीफ्स को बहुत यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ मेडिसिन की अगर बात करें तो इसे रेड मरजान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रेड मरजान क्या है? रेड मरजान हकीम्स यूज़ करते हैं ईस्टर्न मेडिसिन बनाने के लिए। तो कोरल रीफ के हमारे पास 3 इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आ गए। पहली के ऑर्नामेंटल यूज़ में आता है, सजाने के लिए, बनावट सजाने के लिए, और दूसरा है ज्वेलरी के लिए यूज़ आता है, और तीसरा है हमारे पास रेड मरजान बनाने के लिए। रेड मरजान का अपना यूज़ क्या है? ये ईस्टर्न मेडिसिन में यूज़ होता है। एक क्लास डेफिनेशन फाइलोजेनी की। फाइलोजेनी क्या है? ये कंसीडर किया जाता है कि फाइलम नाइडेरिया की जो स्पीशीज़ हैं उन्हें वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से एंसेस्टर है, मतलब जो फाइलम नाइडेरिया के एंसेस्टर हैं। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को फाइलम नाइडेरिया का एंसेस्टर माना जाता है। मतलब इनकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से इवॉल्व हुई हैं। इस बात को, इस पूरे उसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। तो क्लास यहाँ पर हमारा फाइलम नाइडेरिया कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी किस्म की अगर आपको वीडियो चाहिए, कि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।